रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। मुल्क भर में 47 मकामात पर रोजगार मेलों का इनेकाद। वजीर आजम ने 51,000 से ज़ायद नौजवानों में अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम किए। कहा, हुकूमत बगैर किसी पर्ची और बगैर किसी खर्च के लाखों रोजगार के मौक़े कर रही है फराहम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की केरला यूनिट के नए तामीरशुदा हेडक्वार्टर का किया इफ्तिताह। विकसित केरलम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, भारत की तरक्की केरल से गुजर कर होती है शुरू। नक्सल फ्री मुहिम में एक और कामयाबी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 23 इनाम याफ्ता नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाले। बस्तर में अमन की बहाली की तरफ बढ़ा एक बड़ा कदम। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला। मगरबी शहरों को निशाना बनाया। 2 हलाक 14 जख्मी। खेलों में लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन का आगाज। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने इनिंग्स का किया आगाज। इंग्लैंड ने पहले इनिंग में 387 रन बनाए। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 16वें रोज़गार मेले के तहत हज़ारों अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने वर्चुअल मीडियम के ज़रिए 51,000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम किए। रोज़गार मेले में मुल्क भर के 47 मकामात से नए तैनात होने वाले नौजवानों ने शिरकत की। ये तकर्रियाँ मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ वज़ारतों और महकमों में की गई हैं। इनमें से 40,000 से ज़्यादा तकर्रियाँ भारतीय रेलवे में की गई हैं। जॉब फेयर का ये इक़दाम रोज़गार पैदा करने को अवलीन तरजीह देने के वज़ीर आज़म के अज़्म को ज़ाहिर करता है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत बग़ैर किसी पर्ची और बग़ैर किसी खर्च के लाखों रोज़गार के मौक़े फ़राहम कर रही है। पीएम ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में मरकज़ी हुकूमत में मुस्तक़िल मुलाज़मतें हासिल करने वाले लाखों नौजवानों का वाहिद मकसद मुल्क की खिदमत करना है। इसके लिए वज़ीर आज़म ने पहले शहरी का उसूल अपनाने को कहा। आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास 2 असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी। यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया 5 ममालिक के दौरे का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि उन्होंने हर मुल्क में हिंदुस्तानी नौजवान ताकत की बाज़गश्त सुनी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन ममालिक के साथ किए गए मुआहदों से मुल्क के नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा होंगे। जितने भी समझौते हुए हैं उनसे देश और विदेश दोनों जगह भारत के नौजवानों को फायदा होना ही है। डिफेंस, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रेयर अर्थ, मिनरल्स
ऐसे कई सेक्टर्स में हुए समझौतों से भारत को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत निजी शोबे में भी रोज़गार के मौक़े बढ़ाने पर तवज्जो दे रही है। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म ने ELI स्कीम जैसे इक़दाम का जिक्र किया, जिससे करोड़ों लोगों को रोज़गार फराहम करने में मदद मिलेगी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि लोकोमोटिव सेक्टर में हासिल की है। पुराने जमाने में जिसको रेल का इंजन कहा करते थे हम लोग, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव बनाने वाला देश बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव हो, रेल कोच हो, मेट्रो कोच हो, आज भारत इनका बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभूतपूर्व ग्रोथ कर रहा है। बीते 5 साल में ही इस सेक्टर में करीब $40 बिलियन का FDI आया है, यानी नई कंपनियां आई हैं, नई फैक्ट्रियां लगी हैं, नए रोजगार बने हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों को बेमिसाल पैमाने पर शुरू किया जा रहा है, जिससे माशी मौक़े में इजाफा हुआ है और मुल्क में माशी अदम मसावात तेजी से कम हो रही है। आज वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाएं खुल करके इस काम के लिए भारत की प्रशंसा कर रही है, दुनिया को भारत को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत को दुनिया के सबसे अधिक इक्वलिटी वाले शीर्ष के देशों में रखा जा रहा है, यानी असमानता तेजी से कम हो रही है। हम समानता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये भी विश्व अब नोटिस कर रहा है। मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने आज गुवाहाटी के मालीगांव में रेलवे हेडक्वार्टर रंग भवन में रोजगार मेले के हिस्से के तौर पर मुनक़िद तकर्रुरी नामों की तकसीम की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने मुख्तलिफ महकमों में नए तैनात होने वाले जवानों और ख़वातीन को तकर्रुरी नामे तकसीम किए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कामयाबी के साथ तय किए हैं। पिछली 11 साल की जो सफल विकास यात्रा जिस रूप दी गई है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व ने, आज इसके वजह से भारत दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, सबसे बड़े अर्थव्यवस्था। पहले इतने बड़े लक्ष्य किसी ने भी तय करने के लिए हिम्मत नहीं किया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का ऊपर भरोसा रखा, देशवासियों को विश्वास में लिया, साथ में लिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत मंत्रों के द्वारा देशवासियों को एकत्रित किया और सबके विकास के लिए, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ, इन नीतियों ने आज आप लोगों ने देखी है कि कितना सफल रहे। वाराणसी में भी 16वें रोजगार मेले के तहत उम्मीदवारों को तकर्रुरी नामे तकसीम किए गए। वाराणसी में बनारस रेल फैक्ट्री के हॉल में रोजगार मेले का इनेकाद किया गया।
इस दौरान मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने मुंतखब उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम किए। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है, पक्की सरकारी नौकरी भी और स्वरोजगार के अवसर भी। इसी क्रम में 16वां रोजगार मेला आज आयोजित हुआ है। देश के 47 स्थानों पर 51,286 सफल अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय और विभागों में नौकरियां दी गई हैं। मैं इस अवसर पर काशी में जितने भी हमारे अभ्यर्थी आए हैं उनको बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ। देश भर के 51,286 सफल अभ्यर्थियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और इस मौके पर मुंतखब उम्मीदवार इंतहाई पुरजोश नजर आए। मुलाजमत मिलने की खुशी में उन्होंने मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मेरी पोस्टिंग कमर्शियल डिपार्टमेंट में हुई है, असिस्टेंट पोर्टर के पद पे। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, मैं इसलिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। असिस्टेंट कोर्स की पोस्टिंग हुई है हमारी भी, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरी नियुक्ति कमर्शियल डिपार्टमेंट में हुई है और मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने केरल का दौरा किया। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला ने विकसित केरलम सम्मेलन में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत का तस्वुर तरक्की याफ्ता केरल से ही मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय ये हमारे लिए मंदिर की स्थान जितना पवित्र स्थान है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना देश के 140 करोड़ लोगों के सामने रखी है। विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम से होकर ही जाता है। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों के विकास के बगैर विकसित भारत संभव ही नहीं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन पार्टी पर सख्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि LDF और UDF हुकूमतों ने बारी बारी हुकूमत की, लेकिन केरला की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए केरल का विकास, इसके ऊपर कैडर का विकास है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कैडर के विकास के ऊपर विकसित केरलम है। और मित्रों, LDF, UDF, LDF, केरल की जनता ने कई साल तक दोनों को मौके दिए, मगर दोनों ने किया क्या? हिंसा, भ्रष्टाचार, वोट बैंकों की नीति, एपीसमेंट और देश विरोधी तत्वों का केरल में पनाहगाह बनाने का काम किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने केरला के लोगों से आइंदा इंतखाबात में बीजेपी की हिमायत करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह तमिलनाडु, ओडिशा और असम में बीजेपी की हुकूमत बनी है, इस तरह बीजेपी 2026 के इंतखाबात में केरला में हुकूमत बनाने जा रही है। अभी अभी कम्युनिस्ट नेता कांग्रेस में कह रहे थे कि भाजपा उत्तर भारत की पार्टी, उनको मालूम नहीं है असम में हमारी सरकार है, त्रिपुरा में लेफ्ट को हटाकर हमने सरकार बनाई है, ओडिशा में हमने सरकार बनाई है, तेलंगाना में हम सबसे बड़ी पार्टी बने हैं लोकसभा के चुनाव में, और तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रहे हैं। आने वाले लोकल बॉडीज के चुनाव में एनडीए 21,000 स्थानों पर लड़ेगी और 25% वोट के साथ हर बूथ में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएगी। और इससे कबल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की केरला यूनिट के 9 तामीर शुदा हेडक्वार्टर का इफ्तिताह किया। अमित शाह ने दफ्तर की इमारत के सामने एक पौधा भी लगाया और नए दफ्तर के मरकजी हॉल में बीजेपी के साबिक रियासती सदर आजहानी के जी मुर्रार के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। ये जदीद तरीन दफ्तर 7 मंजिल और 60,000 मुरब्बा फुट पर फैला हुआ है।
छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 23 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाल दिए। जिले में सरगर्म मुख्तलिफ सतहों के 23 माओनवाजों ने पुलिस और नीम फौजी दस्तों के सीनियर अफसरान के सामने खुद सुपुर्दगी की। खुद सुपुर्दगी करने वालों में वो नक्सली भी शामिल हैं जिन पर 1 करोड़ 18 लाख रुपए का इनाम है। हथियार डालने वालों में 3 नक्सल जोड़े समेत 9 खवातीन और 14 मर्द नक्सली शामिल हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बस्तर ने तमाम सरगर्म माओनवाजों केडर से अपील की है कि वो अपना मुहासिबा करें और खुद सुपुर्दगी करें और समाज के मरकजी धारे में वापस आएं। हुकूमत की जानिब से बहाली और बाइज़्ज़त ज़िंदगी के लिए स्कीमें चलाई जा रही हैं। अगली खबर तेलंगाना से। तेलंगाना में ममनुआ तंजीम CPI माओनवाज के 6 अरकान ने तशद्दुद का रास्ता तर्क करने और कौमी धारे में वापस आने का फैसला किया है। इन सभी ने भद्रादरी कोठा गोडेम डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस CRPF के सामने खुद सुपुर्दगी की। इन सब ने ऑपरेशन चियोथा के तहत हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले फलाही प्रोग्रामों और कबायली बरादरी की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुतासिर होकर हथियार डाल दिए हैं। इस साल अब तक कुल 300 माओनवाजों ने हथियार डाले हैं। पुलिस का कहना है कि माओनवाज तंजीम के निचले दर्जे के अफराद अब आला क़यादत के अहकामात पर अमल नहीं करना चाहते और वो अपने अहल खाना के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मुआज़म अब आखिरी मरहले में पहुँच गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज लखनऊ के दौरे पर हैं। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का लखनऊ पहुँचने पर खैर मक़दम किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वस्ती और शुमाली असम्बली हल्कों में मुनक़िद पार्टी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो ओहदेदारों, सीनियर कारकुनों और अवामी नुमाइंदों से बराह रास्त बातचीत भी करेंगे। ये बातचीत आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली, तंजीमी क़ुव्वत और ज़मीनी सतह के कारकुनों के किरदार के हवाले से अहम समझी जा रही है। और दिल्ली के वेलकम एरिया में सीलमपुर ईदगाह रोड पर एक 5 मंजिला इमारत गिर गई जिसमें तकरीबन 12 अफराद दब गए। इब्तदाई रेस्क्यू ऑपरेशन में अहलिया इलाका ने तेज़ी से काम करते हुए 3 से 4 अफराद को बचा लिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस, NDRF और दीगर इमदादी एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। अब तक मज़ीद 7 अफराद को बचा लिया गया है। हादसे में 2 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। इलाका इंतहाई तंग होने की वजह से रेस्क्यू के काम में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ियों के चलने के लिए जगह बहुत ही कम है। हमारे नामा निगार मुकेश शुक्ला ने सूरत हाल का जायजा लिया। दिल्ली के वेलकम इलाके के इस JJ कॉलोनी में आप देखेंगे ईदगाह रोड पर ये कॉलोनी है जिसमें ये संकरी गलियां हैं और यहाँ सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास ये सामने जो बिल्डिंग है ये गिर जाती है और ये बिल्डिंग पूरी 5 मंजिला बताई जा रही है। 35 गज के आसपास के प्लॉट में ये बनी थी और इसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला है क्योंकि ये संकरी गलियाँ जो हैं जिसकी वजह से रेस्क्यू जो है वो धीरे से चल रहा है। कोशिश की जा रही है। 7 से 8 लोगों को अभी तक इसमें से रेस्क्यू किया जा सका है। 12 लोगों के इसके अंदर दबे होने की आशंका थी सुबह और लगातार NDRF, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, नगर निगम, तो जो भी एजेंसीज हैं, मेडिकल की टीम है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए अभी भी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार मलबे के अंदर से यहाँ पर खोजबीन जारी है और ये तमाम लोग यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं और शुरुआती जो मदद थी वो आसपास के लोगों ने करी जिसमें से 2-3 लोगों को निकालने में वो कामयाब रहे। ये आप अगर मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये ईदगाह रोड है, जनता कॉलोनी के नाम से, और ये देखिए कितनी संकरी गलियां हैं यहाँ पर और ये बिल्डिंग्स जो हैं एक के साथ एक चिपक करके हैं। देखिए ये बिल्डिंग, ये गाटर पे बिल्डिंग लगी हुई है, यानी कितना डेंजर है ये। तो युद्ध स्तर पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोग यहाँ पर पहुंचे, एजेंसियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं और कोशिश की जा रही है कि जितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। ये तमाम एजेंसी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग निकाले जा चुके हैं उनको नज़दीक के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और कोई लोग इसके अंदर अगर मौजूद हैं तो मलबे के अंदर से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। उनके पहचान के, उनके परिवार के लोगों से भी उनकी जानकारी ली जा रही है कि क्या यहाँ पर और कोई मौजूद है या नहीं। और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा के दौरान तब्दीली मज़हब के मामले पर बात की। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तब्दीली मज़हब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। दर्ज फहरिस्त ज़ात के लोगों का मज़हब तब्दील कराया जा रहा है। हम सबको तकसीम करने की साजिश हो रही है और मुल्क की नौयत को बदलने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है
विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वजीर आजम के दफ्तर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने सोशल मीडिया पर मालूमात शेयर की। उन्होंने लिखा, मैं ओडिशा की तरक्की के लिए उनकी हौसला अफजाई और मुसलसल हिमायत के लिए शुक्रगुजार हूँ। इस मौके पर ओडिशा में मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियाँ, मुस्तकबिल की हिकमत अमली, मरकज़ और रियासत के दरमियान तालमेल और रियासत की मजमूई तरक्की को तेज़ करने के बारे में अहम बातचीत की गई। मरकज़ और रियासत एक खुशहाल ओडिशा और तरक्की याफ्ता भारत के मकसद को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। अहमदाबाद में गुज़िश्ता माह जून में हुए एयर इंडिया के हादसे पर रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में कई चौंका देने वाले हक़ाइक़ भी सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसे की सबसे बड़ी वजह तैयारे के दोनों इंजनों में ईंधन की सप्लाई का बंद होना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तैयारे के दोनों इंजनों का फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ हो गया, जिसकी वजह से जहाज़ के इंजन वो टेक ऑफ के चंद सेकंड ही बाद बंद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों इंजनों में रिलाइट होने का अमल शुरू हो गया। इंजन 1 ने कुछ हद रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन दूसरा इंजन मुकम्मल तौर पर रफ्तार बहाल नहीं कर सका। इसके अलावा कॉकपिट में पायलटों के दरमियान होने वाली बातचीत के तजज़िये से ये बात भी सामने आई कि ईंधन का कट ऑफ किसी ने जानबूझकर नहीं किया था। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे के खुदकार निज़ाम ने इमरजेंसी हालात के पेश नज़र अज खुद मदद करने की कोशिश की, ताहम रैम एयर टर्बाइन और APU जैसे निज़ाम को फ़ाल करने के बावजूद तैयारे को हादसे से नहीं बचाया जा सका। तहक़ीक़ात में ऐसे कोई इशारे नहीं मिले कि तैयारे के रास्ते में कोई परिंदे थे। इससे वाज़ेह होता है कि बर्ड ये टकराने से हादसा नहीं हुआ। AIB ने के मुताबिक हादसा ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई है और मज़ीद तकनीकी तहक़ीक़ात के लिए मलबे को भी महफूज जगह पर रखा गया है। हादसे की तफसीली तहक़ीक़ात, तज्ज़िया और शवाहिद यकजा करने का काम भी जारी है, इसीलिए हतमी नतीजा सामने नहीं आया है। बीजेपी रहनुमा राजीव प्रताप रेड्डी ने 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के तैयारा हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि टेक ऑफ के बाद तैयारे से शोला क्यों भड़का, ये तहक़ीक़ात का मामला है। हवाई अड्डे के इर्द गिर्द तामीरात भी एक अलग मसला है। विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे क्यों हुआ है, इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ है। क्योंकि एक ये अगर आसमान में होता, 5000 फीट की ऊंचाई पर होता, 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता, 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता, तो इंजन अगर दोनों बंद होंगे तो हम ये एक्शन लेंगे और हमारा फेडेक जो कंप्यूटर है वो उसको रेस्टोर कर देता। लेकिन इस 400 फीट में जब तक कप्तान उसे देखे, इंजन स्टॉल का इंडिकेशंस आए, इंजन स्पूल डाउन करे और उसके बाद वो देख के प्रयास करे, तो शायद ये ऊंचाई नहीं है। तथ्य यही है, दुर्घटना बहुत बड़ा हादसा है, तथ्य उभर के आ रहे हैं और इसके अन्य उत्तर समय के साथ ही विमान कंपनियां, ऑपरेटर, AIBB, DGCA ही दे सकता है। अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारत और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच लॉर्ड्स ग्राउंड में खेला जा रहा है। हफ्ते को मैच का तीसरा दिन है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 248 रन बना लिए हैं। तीसरे दिन भारत ने 3 विकेट पर 145 रन के स्कोर से खेलना शुरू किया। एक रोज़ कबल इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 387 रन पर ऑल आउट हो गई थी। जॉ रूट ने सेंचुरी बनाई, जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हासिल किए।
आलमी खबरों में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। हफ्ते के रोज रूस ने यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। रवा माह ये चौथा बड़ा हमला है। इस हमले में मगरबी शहरों को निशाना बनाया गया है। इस हमले में रोमानिया की सरहद पर वाक़े चरनतोवेसी में कम से कम 2 अफराद हलाक हुए हैं। रूस ने 557 ड्रोन और 26 मिसाइल दागे। इस हमले में 2 अफराद हलाक और 14 अफराद जख्मी हुए हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन के मगरबी शहर लवीव, लत्सक और चेरनोवित्स सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। $10 पॉइंट का सवाल है। अगर वो टास्क